ठीक है, ताकि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। ध्यान रहे, क्लास में कभी भी आप लोग अटेंड करें तो एक बार मुझे मैसेज करके याद दिला दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, ताकि आपके फ्रेंड या आपके लिए भी हेल्पफुल होगा कि बाद में अगर रिवीजन करना हो तो। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड को ऑन कर रखा है, अब हमारे पास वीडियो ऑन होगी। विद्युत धारा को डिस्कस करते हैं, जो कि क्लास 10th में भी आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा चैप्टर को, और पढ़ करके खूब याद भी किया, बोर्ड में कुछ लिखा और नंबर भी इसके बदले में ले लिया। ठीक है, इस विद्युत धारा को समझने से पहले जो हमें पॉइंट समझना है वो है कि आवेश क्या है। वजह क्या कि इस विद्युत धारा के बारे में क्लास 10th में बोला गया कि आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा क्या होगा? आवेशों का सतत प्रवाह। एक आवेश अगर नॉन स्टॉप प्रवाह हो रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं विद्युत धारा। और इस विद्युत धारा में आवेश का जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम इस विद्युत धारा को डिस्कस करने से पहले आपकी आवेश को लेकर नॉलेज को चेक करना चाहिए। किसी का मैसेज है, देख लेते हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक है, अतुल गुड आफ्टरनून। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है इस आवेश को लेकर के, तो फटाफट, क्योंकि हमें पता है कि अब टाइप में आप लोग एक्सपर्ट हो, क्योंकि रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक अब खाली समय घर पर रह रहे हैं। टाइपिंग बहुत हाई फाई चल रहा है, व्हाट्सएप ने हमें ट्रेंड कर दिया टाइपिंग में। तो टाइप फास्ट करके हमें यह बताइए कि आवेश क्या है और आवेश के बारे में आप और क्या क्या बातें जानते हो। ठीक है, जल्दी से। आवेश जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चार्ज। ठीक है, क्या है आवेश, हम जानना चाहते हैं। और अगर कोई आइडिया ना हो तो केवल लिख दीजिए नो आइडिया, तो फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो उसको यहां लिखिए ताकि हम लोग समझ सके, और आइडिया ना हो तो नो आइडिया। Q इजिकल टू एन ई, क्यू इजिकल टू एन ई, तो ये क्वांटाइजेशन वाली बात आप बता दिए दोस्त। ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लिए। और अब सुन लिया जाए आवेश के बारे में। आवेश के बारे में कहा गया है कि दुनिया में पहली बार, या फिर दुनिया में बोले कि एक मोनोपोली था। एक साइंटिस्ट है जिनको हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, न्यूटन, बहुत अच्छे से परिचित हैं। हम लोग सारा दोस्त जो आज की पढ़ाई कर देते हैं उस न्यूटन को ही देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स विच प्लेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है दोस्त, बट यहाँ अटेंशन देते हैं, देख लेते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में डिस्कस करके गूगल सर्च से रिजल्ट देखें, लेकिन हम कहानी को थोड़ा सा चर्चा करते हैं। न्यूटन्स वो पहला साइंटिस्ट था जिसने दुनिया में बताया कि एक मैटर और दूसरे मैटर के बीच में भी कोई फोर्स लगता है। ठीक है ना, दुनिया में पहली बार अगर कोई बात बताया कि दुनिया के हर तरह के वस्तुओं में, हर तरह के द्रवों में एक फोर्स लगता है जो उनके द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक है, जिस गुण के कारण द्रव्यमान को एक मौलिक गुणों के श्रेणी में रखा गया है, और ऐसा बोला गया है कि द्रव्यमान हर वस्तु की उत्पत्ति के साथ उसके अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, न्यूटन की कहानी को थोड़ा गौर करते हैं। न्यूटन के अनुसार द्रव्यमान ही वह कारक है जिसके कारण दो वस्तुओं में कभी भी कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, अब न्यूटन की बात को थोड़ा सा सुने, जिसे उसने गुरुत्व के नियम में बताया था। गुरुत्व के नियम के अनुसार न्यूटन का कहना था कि अगर कोई द्रव्यमान वाला पदार्थ है, अगर यह पदार्थ m1 मास का है या m2 का है, इनके द्रव्यमान m1 और m2, ये द्रव्यमान को, अगर ये दोनों द्रव्यमान है तो ये दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। मतलब दुनिया के हर दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। खींचने का अर्थ क्या हुआ कि इनके बीच केवल एक तरह का फोर्स लगेगा, वो होगा आकर्षण। अब इस बात को गौर करते हैं। न्यूटन की यह बात जो कहा उसने कि दुनिया के हर द्रवों और हर वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करते हैं। आकर्षण बल का आने का मतलब कि हर वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे।
अब हम रियल लाइफ में आते हैं। रियल लाइफ में ऐसा करता है कि क्या हम सही में हर बार हर किसी से आकर्षित होते हैं, मतलब हर किसी को देख करके उसकी ओर जाना चाहते हैं क्या? शायद प्रैक्टिकली अगर उसका जवाब ढूंढेंगे तो मिलेगा कि नहीं। कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे हम आकर्षित होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विकर्षित होते हैं। सुन लिया। पदार्थों में न्यूटन के कथनानुसार केवल आकर्षण बल होना चाहिए था, जो कि उसके लिए मास मास को एक मौलिक गुण बताया। वो गुण ऐसा जो हर वस्तु में जन्म के साथ उसके अंदर आ जाए, वो बाहर से डाला हुआ गुण नहीं है। ऐसा कोई गुण नहीं जो उसको बाहर से डाले। जैसे कि सिंपल सी सोचे, हमारे घर में हमारे आसपास में बच्चे होते हैं, कोई बहुत ही ज्यादा साई किस्म का होता है, साई मतलब शर्मीला टाइप का, कोई बहुत ज्यादा होता है कि जनरेटर के धुन पर ही नाच जाता है, ठीक है ना? तो यह एक गुण है जो उसके अंदर है। कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि उसको इंजेक्शन दे दो उसके बाद क्या होगा कि उसका साइनेस चेंज हो जाए। हाँ, शराब का नशा उन्माद अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कैरेक्टर्स का, तो कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा कोई बोलता हो, कोई बोलबे नहीं करता हो, ठीक है, कोई शर्माता हो, कोई शर्मेबे न करता हो, ये सब ऐसे गुण हैं जो वस्तु या इंसान के अंदर उसके जन्म से हैं और उस शरीर के किसी अंग में नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका पांव काट करके अलग कर दो तो उसका हंसने वाला स्माइल वाला नेचर खत्म हो जाए, हाथ करके अलग कर दिए या डीएनए में क्या चेंज कर दिए उसे, वो गुण उसके अंदर है, कहां है पता नहीं। इसी तरह का एक गुण है द्रव्यमान, जिसको बोला गया कि यह मौलिक मूलभूत आधारभूत गुण है और यह गुण ही दो पदार्थों के बीच में आकर्षण देते। लेकिन न्यूटन की बातों को गौर किए तो पता चला कि उसने केवल कारण यह बताया कि दो वस्तुओं में आकर्षण होगा, ठीक है ना? एक मैसेज है, उसको पढ़ ले, उसके बाद हम अपने भाषण को कंटिन्यू करेंगे। सुन लीजिए। न्यूटन की बातों के अनुसार केवल और केवल आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा दो तरह के द्रव्यमान वाले वस्तु, ठीक है, मतलब उनके बीच जब भी होगा तो आकर्षण। प्रैक्टिकल चीजें देखें तो प्रैक्टिकली देखें तो हमें यह पता चला कि यहां पर आकर्षण भी हो रहा है और प्रतिकर्षण भी, मतलब जिसे विकर्षण बोलते हैं। अब न्यूटन की थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि आखिर विकर्षण का क्या कारण है, क्योंकि उन्होंने अपना नियम एक ही रखा था, गुरुत्व नियम, कि दो द्रव्यमान वाले पदार्थों को एक जगह लेके आएंगे, दोनों पदार्थों को सामने रखेंगे तो इनके बीच में आकर्षण लगेगा, जिसका आपको मैग्नीट्यूड भी पता था कि m1 m2 के समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का। ओवरऑल देखे तो ये फॉर्मूला उसने दिया था। अभी हमारा इससे लेना देना नहीं है, केवल एक बात से लेना देना था कि द्रव्यमान एक मौलिक गुण जो सदियों तक रहा, और उस सदियों तक के मौलिक गुणों में द्रव्यमान एक बात को नहीं बता पा रहा था कि विकर्षण क्यों। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके आंसर के लिए बहुत अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए। इन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बीच में एक साइंटिस्ट का नाम है कूलम। अब कूलम भाई साहब के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा गौर करते हैं। कूलम ने कहा कि हमें अगर विकर्षण का पता करना है तो हम क्यों ना दुनिया में हजारों नहीं लाखों एक्सपेरिमेंट करते हैं और लाखों एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर कुछ ना कुछ तो कारण मिलेगा कि कब विकर्षण, कब आकर्षण, कब क्या क्या नहीं मिला। तो सुन लिया जब उन्होंने क्या किया कि लगभग हजारों एक्सपेरिमेंट किए। एक मैसेज आ रहा है, प्लीज हम कंसीडर कर लेते हैं। सर इंग्लिश मीडियम में बताइए ना, हिंदी में नहीं समझ। अतुल, इंग्लिश मीडियम वाले की क्लास बिल्कुल ही अलग होती है, तो हम अभी उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आपको इंग्लिश मीडियम वाले बैच को इनरोल करना है, उसका आइडिया हम क्लास के बाद इसे यहाँ पर चैट में डाल देंगे, ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम वाला की क्लास के टाइमिंग अलग है, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। ये हिंदी मीडियम है, ठीक है? यहाँ पर नोटिस करते हैं। अब आइए आगे। सुन लिया। कूलम्स के अनुभव कहता है कि उसने क्या किया कि हजारों तरह के पदार्थों को एक दूसरे के सामने लाया। मतलब सिंपल समझो ना कि एक को रखा और उसके सामने 1000 तरह के पदार्थ को उसके सामने रखा, हर बार नोट किया कि कब आकर्षण, कब विकर्षण, कब आकर्षण, कब विकर्षण, कब आकर्षण, कब विकर्षण, ठीक है? इसी तरह से फिर दूसरा पदार्थ को रखा, उसके सामने हजारों पदार्थों को पास किया, कब आकर्षण, कब विकर्षण, कब आकर्षण, कब विकर्षण। मतलब उसने लगभग ऐसे हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट अब खुद के द्वारा और अपने स्टूडेंट्स के द्वारा करवाया, ठीक है? पहले साइंटिस्ट जैसा कोई चीज नहीं था, हमारे जैसे कोई टीचर था, वही लोग काम कराता था, वही लोग बाद में साइंटिस्ट कहलाने लग गया, तेज था तो। अब साइंटिस्ट अलग कैटेगरी ये है, ठीक है ना? अब साइंटिस्ट मतलब एक जॉब हो गया, ठीक है? पहले साइंटिस्ट मतलब था नॉलेज वाला आदमी। अब थोड़ा सुनते हैं। हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट करने के बाद
उसने एक रिजल्ट को दुनिया के सामने रखा, शेयर किया कि क्या उसका अनुभव था। उसने कहा कि दुनिया में दो तरह के पदार्थ होते हैं। पदार्थों की उसने पहली कैटेगरी बताया, जो कहा कि दुनिया में दो तरह के पदार्थ, मतलब अब हमारे पास जो पदार्थ हैं वो पदार्थ दो तरह के। ठीक है, अब इस दो तरह के पदार्थों में क्या कहानी है तो सुनिए। इनका कहना यह है कि यह दोनों ही तरह के पदार्थ गुण के रूप में एक जैसे। इस बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर ले तब हम आगे की बात। पदार्थ कितने प्रकार के? दो प्रकार के, लेकिन दोनों ही पदार्थों का गुण एक जैसा। अब समझो यार कि ये दो प्रकार एक जैसा क्या बात बोल रहा है। जैसे सिंपल समझो, इस बात को हम समझते हैं। अगर हम पूछे अपनी भावनात्मक बातों को अलग करके कि भारत के सैनिक और पाकिस्तान के सैनिकों में क्या अंतर, तो एक बात आएगा क्या, कुछ लोग तो जोश, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति दिखाने के लिए बोलेगा भारत का सैनिक बहुत बढ़िया होता है, ये होता है, वो होता है, फलना ढिकाना कुछ भी, लेकिन वास्तविकता बात है क्या ये भारत को सैनिक को जो ट्रेनिंग दी जाती होगी वही सिमिलर ट्रेनिंग क्या किसी भी आर्मी को, किसी भी देश के आर्मी को सेम ही दिया जाता होगा? मतलब भारत के सैनिक का भी ट्रेनिंग सेम, पाकिस्तान के सैनिक का भी ट्रेनिंग सेम। भारत के सैनिकों का जो क्राइटेरिया होगा, स्टैंडर्ड होगा, वही स्टैंडर्ड सैनिक पाकिस्तानों को। मतलब एक चीज समझो, वो सेना भारत का हो या पाकिस्तान का, हाइट, स्ट्रेंथ, फिजिकल या फिर जो भी मतलब पोटेंशियल स्ट्रेंथ वगैरह जो भी चीज होगा, हर क्राइटेरिया भारत ने भी अपने सैनिक के लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स किया वैसा ही स्टैंडर्ड पाकिस्तान ने फिक्स किया। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, भारत के सैनिक को भी बताया गया है कि उसके देश के खिलाफ कोई वो अगर बोलेगा गोली मार दो, बम लगा दो, उड़ा दो। पाकिस्तान वाले को भी यही बताया कि उसके देश के खिलाफ अगर कोई बोलेगा ठोक दो, ठीक है, बम से, बारूद से, चाकू से, बंदूक से, जो भी। भारत के सैनिक को एक ही ड्यूटी दी गई है कि भारत के आधिकारिक या फिर उसके सीनियर जो आदेश देंगे उसे फॉलो करना। पाकिस्तान के सैनिक को भी यही ड्यूटी है कि जो उसके देश के मंत्रिमंडल या फिर राजनेता जो बोलेंगे या फिर उसके अधिकारी जो बोलेंगे उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ये दोनों देशों के सैनिकों का देखे तो लगभग मेरा ड्यूटी सेम है, स्ट्रेंथ सेम है, प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम। लेकिन ये सेम है क्या? तो अलग अलग। क्या अलग है दोनों के बीच में? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, भारत के सैनिक वही सब कुछ करेंगे लेकिन किसके लिए? भारत के लिए। और पाकिस्तान के सैनिक वही सब कुछ करेंगे, वो करेंगे पाकिस्तान के। मतलब दो डिफरेंट हैं बट कैरेक्टरिस्टिक सेम। मतलब उनके गुण जो हैं वो एक जैसे हैं लेकिन चीज अलग है। और यह चीज आप शायद ये दोनों सेनाओं से समझ सकते हैं। अब सुनिए कूलम्स की बात। कूलम ने कहा है कि प्रकृति में दो तरह के पदार्थ हैं। मान ले कि पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है। यह पदार्थ के दो क्लास हैं, दो तरह हैं। इन दोनों तरह के गुणों के बारे में उसने कहा कि दोनों ही पदार्थ के गुण ऐसे हैं कि एक टाइप के पदार्थ, मतलब अपने ही गुण वाले पदार्थ जब सामने आएंगे, जैसे ए के सामने आएगा तब प्रतिकर्षण होगा, या फिर बी के सामने आएगा तब प्रतिकर्षण होगा। अब इसकी कहानी है, सुन लीजिए। इन्होंने पहला गुण दोनों पदार्थों के बारे में कहा कि दो तरह के पदार्थ हैं लेकिन दोनों का एक गुण क्या है कि खुद जैसे पदार्थ के सामने आएंगे। मतलब ए टाइप का पदार्थ है, ए के सामने आया तो प्रतिकर्षण करेगा। बी टाइप का पदार्थ है, बी के सामने आया तो प्रतिकर्षण हुआ। तो गुण तो सेम हुए ना भाई, चाहे वो ए रहे चाहे बी रहे। गुण कहता है कि खुद जैसे किसी और पदार्थ के सामने आएगा तो प्रतिकर्षण ही बताएगा, मतलब एक दूसरे को धक्का देगा और इनके बीच होगा प्रतिकर्षण। दूसरा गुण कहता है कि अपने विपरीत टाइप के या फिर दूसरे टाइप के, अपने से अलग टाइप के पदार्थ के जब ये सामने आएंगे तब आकर्षण होगा। मतलब अगर ए जो है बी के सामने आ गया तब इनके बीच में आकर्षण हो रहा है, या बी जो है ए के सामने आ गया तो इनके बीच में आकर्षण होगा। ठीक है ना? सुन लीजिए, कूलम्स ने रिजल्ट दिया है कि प्रकृति में दो तरह के पदार्थ हैं, दोनों के गुण सेम है लेकिन चीज अलग है। भारत पाकिस्तान के सैनिक वाला गुण क्या सेम है
कि पहला गुण कहता है कि सदृश टाइप के पदार्थों में, सेम जैसे पदार्थों में अगर वो आए एक दूसरे के सामने तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर उनके विपरीत गुण वाले पदार्थ एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों आकर्षित होंगे। ठीक है, अब इस नियम का फायदा क्या है? अब पदार्थों का जो कंफ्यूजन था ना कि प्रतिकर्षण कब होता है, तो अब लोग समझ गए कि सेम टाइप के आदमी आएगा तो प्रतिकर्षण होगा। दो सुंदर लड़की रहेगी, दो सुंदर स्मार्ट लड़का रहेगा तो दोनों में प्रतिकर्षण कंपटीशन होगा। दो तेज लड़कन में कंपटीशन होगा। विपरीत वाले में क्या कंपटीशन, भोन लड़कन तेज लड़कन दोस्त होता है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पर कंपटीशन कब होगा, जब सिमिलर टाइप में आएंगे। ठीक है ना, तो इससे अब क्या हुआ कि प्रकृति में हर पदार्थ का आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही के बारे में समझ बढ़ी लोग। अब इस गुण को कहा गया कूलम्स के द्वारा कि यह गुण द्रव्यमान की तरह ही आधारभूत गुण है, मौलिक गुण है, जो उत्पत्ति के साथ आता है। यह बाहर से नहीं डाला जाता, किसी पदार्थ में कहीं बाहर से डाला गया गुण नहीं है, यह उसके उत्पत्ति के साथ आता है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज उत्पन्न होगी तो जिस तरह से उसके अंदर द्रव्यमान आता है उसी तरह से आवेश का भी गुण आएगा। इस गुण को उसने आवेश नाम दिया। ठीक है, तो कूलम्स के अनुसार कहा कि इस गुण को हम आवेश नाम से जानेंगे और जो कि एक आधारभूत गुण होगी, उत्पत्ति के साथ ही वस्तुओं के अंदर आएगी। ठीक है, अब इस गुणों के बारे में उसने कहा कि यह जो दो कैटेगरी होगा, देखो एक चीज होता है कि समय समय का खेल है। जैसे अभी के समय पर कोई भी नया चीज आएगा तो अभी बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपने सुना होगा, जैसे कोरोना हो गया, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, सैनिटाइजर हो गया, क्वारंटाइन हो गया, ठीक है, रेमडेसिविर है, या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, बहुत सारे के रोज कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर, ठीक है, बहुत सारे जॉनसन एंड जॉनसन, मतलब बहुत स्पुतनिक, ये सब वर्ड हम कुछ 2 साल पीछे चले जाए तो शायद किसी को मतलब भी नहीं, ना तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर है और ना तो जरूरी है तो कोई मतलब नहीं। इवन अभी भी मतलब बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन यूज कर रहे हैं। सिमिलरली जब ये कुलम्स ने इस दुनिया को बताया था कि ऐसे दो गुण हैं, उस समय अंक गणित का क्रेज था। अंक गणित का क्रेज का मतलब है कि अंक गणित मतलब जोड़ और घटाव। ठीक है, जोड़ और घटाव होने के कारण इन्होंने क्या किया कि कहा कि इस दो ग्रुप में एक ग्रुप को हम जोड़ के निशान से दिखाएंगे, ठीक है ना, और एक ग्रुप को घटाव के निशान से दिखाएंगे। जिस ग्रुप को जोड़ के निशान से दिखाया गया उसे बोला गया धनावेश, और जिसे घटाव के निशान से दिखाया गया उसे बोला गया ऋणावेश। ठीक है, मतलब कि आपने ए जहां लिखा है समझो कि वो धनावेश था जिसे जोड़ के निशान से दिखाया गया, और जहां पर बी लिखा वहां पर ऋणावेश है, उसे हम घटावेश। ध्यान रखने वाली बात यह है कि चूंकि यह केवल सांकेतिक वैल्यू है, सांकेतिक वैल्यू मतलब कि यहां पर केवल दो को दिखाना था तो एक को जोड़ दिखाया और एक को घटाव, लेकिन आप एक मतलब जरूर जाने कि इसके जोड़ कहने का और इसके घटाव कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक बड़ा है और एक छोटा है। मतलब जोड़ बोल दिए वो बड़का हो गया चार जाए, घटाव बोल दिए वो छोटका हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इसने केवल दो क्लास बताया, मतलब जोड़ से एगो कैटेगरी को, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया जोड़ से तो पाकिस्तान को बताया घटाव से। ये नहीं कंपेयर कर रहा है कि जोड़ बता दिए तो ये ज्यादा बड़का हो गया, ज्यादा काबिल हो गया है, और घटाव बता दिए तो ये कम काबिल, ऐसा नहीं। उसने केवल जोड़ और घटाव दो गो बताना था तो दो गो के लिए एगो संकेत रख दिया, और जोड़ से जिसको बताया उसको बोल दिया धनावेश, और जिसको घटाव से बताया उसको ऋणावेश। अब हम इतना, चूंकि पहली क्लास हमारा यही है, तो अब अगर आवेश के बारे में आपका विजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो पूछ सकते हैं। आवेश की पूरी कहानी सुना सकते हो तुम लोग एक साथ में, फिल्म है फिल्म। अगर आवेश की कहानी को अभी नहीं कोई समझा है तो बोल सकता है यह एक आधारभूत गुण है जो प्रकृति में उपस्थित हर वस्तुओं के जन्म के साथ आ जाती है। ठीक है, और आवेश दो प्रकार के होंगे। आवेश दो प्रकार में, एक प्रकार जिसे प्लस साइन जोड़ के साइन से दिखाया जाता है जिसे धनावेश बोलते हैं, एक प्रकार जिसे घटाव के साइन से दिखाया जाता है ऋणावेश। कुछ बच्चे ऑनलाइन में लाइव में परेशान हो रहे होंगे कि का कैसे नोट्स लिखे, ये इतना देर टाइम पास कर दिया, हमारे 30 मिनट के डेटो ले लिए हैं, कुछ न बताएं। तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपको नोट्स लिख करके इसी
ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में कुछ देर के बाद अपडेट कर देंगे। कुछ देर मतलब अब ये एक और क्लास है अपना 10 मिनट 15 मिनट के बाद, लेकिन उस क्लास के बाद आपको अपडेट कर देंगे, आप वहां से नोट्स कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। पहली क्लास में आवेट्स का विजन हमको क्लियर करना था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आपका स्थिर विद्युत हम नहीं पढ़ा है, तो हमको ये डाउट हो रहा था कि आपको समझ में आया कि नहीं। उसके एक दो टर्म्स हमें यहाँ पर हो सकता है जरूरत पड़ेगी, तो जब जरूरत पड़ेगा तो उस टर्म्स को वहीं पर पढ़ा करके और उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अगर किसी के पास कोई डाउट है, क्योंकि बड़ा लंबा लंबा सेशन इसलिए नहीं दे रहे, डेटा का लिमिटेशन हो जाता है। ऑलरेडी एक आध क्लास ऑलरेडी सुबह आपका हुआ है, 2 क्लास के बाद आपका डेटा पूरी तरह से जीरो हो जाता है, तो दिक्कत। हर क्लास शुरू होते समय आप रिकॉर्ड का याद जरूर दिला दीजिए, ताकि रिकॉर्डिंग ऑन करें, ये आपके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि बाद में जब भी जरूरत पड़े आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और बाद में जो बच्चे छूटे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। नोट्स में यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, तो इससे नोट्स को लेकर के परेशानी नहीं। रेगुलर क्लास कीजिए, सीरियस क्लास कीजिए, कारण कि आपका यहाँ पर सिलेबस हम सीरियसली लेकर के खत्म करने के मूड में, ठीक है ना। कोई समस्या तो नहीं? अगर सब समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए, ना समझ में आ गया तो समस्या बताइए कि क्या समस्या है। आज की क्लास को ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, कल से अपना क्लास अपना चलता रहेगा 50 मिनट के आसपास का। बताइए अगर कोई समस्या है तो। क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, कल से मिलेंगे इसी समय पर। धीरे धीरे आदत भी लगा दे, क्योंकि क्लास अब ऐड हो रहा है, तो थोड़ा सा खुद को सेट भी करना है। बहुत दिन से नहीं पढ़ा रहे तो भुला गए हैं पढ़ाना कैसे, ठीक है। मिलते हैं कल इसी समय पर। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि मैसेज जरूरत रहे तभी करें, ठीक है। क्या कि हम एक आध दिन के बाद जवाब देते हैं। 8210832553 यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर हुआ। अगर कोई समस्या है, कोई डाउट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ, तो आप यहां पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन फालतू बातचीत करने के लिए नहीं, प्लीज, ठीक है ना। चलिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय है, कोरोना से बचिए, घर में रहिए।